हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं, कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं या प्लेलिस्ट से जा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सारे वीडियोज़ को देख लीजिए। सारे वीडियोज़ को अगर देख करके सारे क्वेश्चंस को आप कवर कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, तो आपके 80+ मार्क्स बिल्कुल फिक्स है कि आ जाएगा। ठीक है, अधिक भी आ सकता है लेकिन 80 से कम नहीं होने वाला है अगर आप सारे प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो। ठीक है, तो शुरू से लेकर के इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो बहुत छोटी होगी लेकिन इंपॉर्टेंट बातें होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बातें होंगी। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर सालों में पूछा हुआ प्रश्न है, कई सालों में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। लेंज के नियम के बारे में पूछ रहा है और ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो प्रेरित धारा और वैद्युत वाहक बल यानी जिसे हम ईएमएफ कहते हैं, ये दोनों जहाँ से उत्पन्न होती हैं उसका जो विरोध करता है उसे हम लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम यही बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जहाँ से वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है, जरूर तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, तो स्वप्रेरण क्या होता है और स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र क्या होता है, इस प्रश्न में हमें ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई सालों में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ भी और प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो रही है, तो इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं और यही इस प्रश्न का जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो स्वप्रेरण का अर्थ क्या होता है, किसी कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर, किसमें परिवर्तन होने पर, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो इस छोटी सी परिभाषा को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये आपके 2-3 नंबर जरूर दिला देगा। ठीक है, अब इसमें एक आपको इम्पोर्टेंट बात लिखनी है। इसमें पूछा गया है कि स्वप्रेरण का बीमीय सूत्र लिखिए, तो इसमें आपको लिखना है, स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र ml⁻2 T⁻2 A⁻2 होता है। ठीक है, तो इसका बीमीय सूत्र जरूर तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है कि ये प्रश्न इस साल भी आ जाए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम बताइए। ठीक है, तो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो प्रथम नियम है उसे हमें बताना है। जैसा कि आपको पता होगा कि फैराडे के 2 नियम हमारे पास प्रस्तुत हैं जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर संबंधित हैं या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनमें हमें प्रथम नियम की बात करनी है। तो फैराडे के प्रथम नियमानुसार जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ कि ईएमएफ कहते हैं इसको। अधिकतर जगह पे, अधिकतर बुक में आपको ईएमएफ लिखा हुआ मिलता है, उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ नोट करने वाली बात है या कुछ चीज़ें समझने वाली बात है। इसमें कहा गया है कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब इसमें ये कहा गया है कि यदि परिपथ बंद है, मतलब अगर परिपथ बंद है, जो इस परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स जो परिवर्तन होता है वो अगर परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है, तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। अगर परिपथ बंद है तो उसमें क्या होगा, प्रेरित धारा बहने लगेगी। तो यह धारा केवल तभी तक बह सकती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, तो जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तब तक यह धारा यानी प्रेरित धारा बहती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस नियम को जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रथम नियम है, अगर ये आप नोट लिख देते हैं तो एग्जामिनर गदगद हो जाएगा, आपके पूरे पूरे अंक दे देगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है हमारे पास, चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो वैद्युत अनुनाद क्या है, इस तरीके का प्रश्न भी आ सकता है। इसका उत्तर लिखेंगे आप,
किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ की प्रतिबाधाओं या प्रवेश्यता के मान परस्पर निरस्त हो जाएं, वैद्युत अनुनाद कहलाती है। ठीक है, तो वैद्युत अनुनाद की ये छोटी सी परिभाषा आपको याद रखनी है, 2-3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। प्रश्न संख्या 5वां हमारे पास है, विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 है, विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र भी लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र अर्थात वैद्युत क्षेत्र का मतलब वैद्युत रसायन के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। तो विस्थापन धारा की ये परिभाषा याद रखनी है आपको, छोटी सी परिभाषा है। अब इसके सूत्र की बात कर लेते हैं। तो विस्थापन धारा को मैं बता दूं तो आईडी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आईडी से प्रदर्शित करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका सूत्र होता है आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाई डी टी होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि फाई ई बराबर आपको फाई ई यानी वैद्युत फ्लक्स है, और वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है हमारे पास ई ए। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए डी ई डिवाइडेड बाई डी टी, डी अपने जगह पे है और इस फाई ई की जगह पे ए और ई का हमने मल्टीप्लाई करा दिया इसमें, और डिवाइडेड बाई डी टी हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस फार्मूले से हमने इस तरीके के फार्मूले को यूज़ कर लिया है, ला दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।